आज कंपनी लॉ में हम कंपनी लॉ का हमारा जो है शेयर कैपिटल वाले पार्ट का शेयर कैपिटल का एक नया पार्ट स्टार्ट होगा, पार्ट डी, जिसके अंदर 3 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पार्ट डी के अंदर 3 टॉपिक है। पहला टॉपिक है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, सेकंड टॉपिक इज बायबैक, थर्ड टॉपिक इज रिडक्शन। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिडक्शन। जो ये है अल्टरेशन, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 61। बायबैक बात करता है सेक्शन 68। रिडक्शन बात करता है सेक्शन 66। इसमें हम 3 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 61, सेक्शन 68, सेक्शन 66। So first of all we are starting with the alteration of share capital. Alteration, how can company altered their share capital? There is section is section 60. Clear है? Yes, sir. Now the topic is alteration of share capital. हमारे पास टॉपिक आ रहा है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 61 कहता है कि कंपनी किस तरह से अपनी शेयर कैपिटल को अल्टर कर सकती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 इज कंपनी अगर अपनी ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रही है, अगर कंपनी इंक्रीज कर रही है ऑथोराइज्ड कैपिटल को, तो ये भी क्या सीन है, ये भी आपका अल्टरेशन ऑफ कैपिटल है। दूसरा, अगर आपका जो शेयर कैपिटल है उसमें क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन, या फिर एंड डिवीजन ऑफ शेयर हो रहा है, डिवीजन ऑफ शेयर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका अल्टरेशन, कि भाई कंपनी अपने शेयर्स का कंसोलिडेशन कर रही है, कंपनी अपने शेयर्स का डिवीजन कर रही है। दैट्स ऑल्सो नोन एज फॉर द कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। द थर्ड इज कन्वर्जन, कन्वर्जन और इनटू स्टॉक। कंपनी अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर रही है इनटू द स्टॉक, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। उसके बाद सब डिवीजन ऑफ कैपिटल होता है कि कंपनी के मान लो 100 रुपीज के शेयर थे, कंपनी ने उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट्स के अंदर, कंपनी के पास सब डिवीजन कर दिया, कंपनी ने अपने शेयर्स को सब डिवाइडेड कर दिया, अलग अलग अमाउंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया उनका। और लास्ट इज कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल का कैंसिलेशन कर दिया। कैंसिलेशन कैन बी द कुछ भी, कि कंपनी ने अपना शेयर लिया और उसको कैंसिल कर दिया, तो कैंसिलेशन। अगर कंपनी ये चीज़ें करती है तो इसको कहेंगे कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अल्टरेशन कर रही है, कंपनी इज डूइंग विद द अल्टरेशन। अगर इनमें से कोई सी भी चीज हो रही है, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हो रहा है, इंक्रीज इन अथोराइज कैपिटल हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, या सब डिवीजन हो रहा है, या कैंसिलेशन हो रहा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर शेयर कैपिटल का अल्टरेशन हो रहा है। और अल्टरेशन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 61। क्लियर है? करें स्टार्ट, पढ़ें। जी सर। हाँ, सेक्शन 61 कहता है डियर कि भाई आपका जो अल्टरेशन करनी है, कंपनी को अगर अल्टरेशन करनी है तो कंपनी को अल्टरेशन करने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, पहला तो।
भाई कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथोराइजेशन होनी चाहिए, कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी अपने अल्ट्रेशन करने के लिए। अगर कंपनी अल्ट्रेशन कर रही है तो उसको अपने मेमोरेंडम में भी अल्ट्रेशन करना पड़ेगा। और किन किन तरीके से कंपनी की इंक्रीज कर रही है, सबसे पहले आता है इंक्रीज इन अथोराइज कैपिटल। अच्छा, अथोराइज कैपिटल कहाँ मेंशन होती है, मुझे बताओगे अथोराइज कैपिटल कहाँ मेंशन होती है कंपनी की? मेमोरेंडम में। मेमोरेंडम में मेंशन होती है। अथोराइज कैपिटल इज मेंशन इन द मेमोरेंडम अंडर द कैपिटल क्लोज। तो कैपिटल क्लोज में जब अथोराइज कैपिटल मेंशन होगी और कंपनी अपने अथोराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रही है तो उसको इंक्रीज करने से पहले अल्टरेशन करनी पड़ेगी अपनी मेमोरेंडम के अंदर। क्लियर है, समझ आ गई? इसमें भी पहला इसमें भी पॉइंट, सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, एनडीटी 14 फाइल इसमें होगा। पूरा रेजोल्यूशन, इसका पूरा प्रोसीजर होता है, इसका पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें पूरा बोर्ड मीटिंग, जर्नल मीटिंग, सब कुछ, एवरीथिंग इज इसके अंदर सब कुछ होता है। क्लियर है, समझ आ गई मेरी बात? यस जी सर। हाँ। दूसरा पॉइंट आपका आता है कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर। दूसरा पॉइंट आपका आएगा कंसोलिडेशन एंड डिवीजन ऑफ शेयर। अब कंसोलिडेशन और डिवीजन ऑफ शेयर क्या होता है? कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि भाई अलग अलग अमाउंट के शेयर्स को इकट्ठा कर देना, अलग अलग क्लास के शेयर्स को, अलग अलग डिनोमिनेशंस के शेयर को। मान लो कोई 10 रुपए का शेयर था, किसी की वैल्यू 20 रुपए थी, किसी की वैल्यू थी, सबको इकट्ठा कर दिया, कंसोलिडेट करके एक अलग क्या कर दिया, कोई एक एवरेज अमाउंट निकाल लेते हैं और उस सबका एक अमाउंट आप कि मतलब अलग अलग डिनोमिनेशन वाले शेयर्स को इकट्ठा करके एक वैल्यू दे देना, दैट्स कॉल्ड कंसोलिडेशन। या फिर डिवीजन करना कि भाई डिवाइड कर दिया आपने अलग अलग शेयर्स में। तो ये अगर कंपनी कर रही है तो इस चीज़ के लिए भी कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इसे भी कहते हैं अल्टरेशन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल। इसके लिए भी प्रॉपरली आपको देखना पड़ता है। और इसमें अगर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी डिवीजन कर रही है और कंपनी अल्टरेशन कर रही है, इसके लिए कंपनी को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा एनसीएलटी से, ट्रिब्यूनल से। जब भी कंपनी कंसोलिडेशन करती है, जब भी कंपनी डिवीजन करती है, कंपनी हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। क्लियर है? क्योंकि यस सर। क्या होता है कि मान लो अब मंशा है, मंशा है, मंशा के पास मान लो काफ़ी सारे शेयर थे, कोई 50 रुपए का शेयर था, कोई 500 रुपए का शेयर था, कोई 100 रुपए का शेयर था। कंपनी ने अलग अलग शेयर को एक कंसोलिडेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, एक वैल्यू दे दी इन सबको। हो सकता है मंशा की शेयर होल्डिंग में चेंज आ जाए, उसकी परसेंटेज में चेंज आ जाए। तो भाई ऐसा ना हो कि भाई आप शेयर होल्डर की अप्रूवल के बिना, या शेयर होल्डर अग्रीव्ड हो, शेयर होल्डर नहीं चाहता हो ऐसा करना, तो पहले आप क्या करोगे, एनसीएलटी में अप्रूवल लेके आप पर चलोगे। फिर एनसीएलटी अपने अकॉर्डिंगली सारा आपका डिसाइड करेगा केस। अगर एनसीएलटी को ठीक लगा तो वो कंसोलिडेशन या सब जो डिवीजन है उसका क्या कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा। क्लियर है, समझ आ गई? सर। जी सर। हाँ जी। सर इसमें अलग अलग शेयर बताया आपने, अलग अलग शेयर कोई सा भी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। अलग अलग क्लास के, जैसे क्या हुआ कि कंपनी के अलग अलग क्लासेस के शेयर थे, मान लो कैटेगरी ए के, कंपनी अपने ना अलग अलग कैटेगरी के शेयर इशू करती है। इक्विटी शेयर हो गया, मान लो किसी को कैटेगरी ए बोल दिया, किसी को कैटेगरी बी बोल दिया, किसी को कैटेगरी सी बोल दी। अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग डिनोमिनेशन की। जो कैटेगरी ए वाले शेयर थे मान लो उनकी वैल्यू 50 रुपए की थी, कैटेगरी बी वाले शेयर्स की वैल्यू मान लो 10 रुपए की थी, कैटेगरी सी वाले शेयर की वैल्यू मान लो 100 रुपए की थी। कंपनी ने इन सबको इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा करके इनको एक कंसोलिडेटेड वैल्यू दे दी। कंसोलिडेटेड वैल्यू एवरेज निकालना। एवरेज होगी, जो भी उनका मेथड होता है उसके बेसिस पे कंसोलिडेटेड वैल्यू दे दी। और इसकी वजह से हो सकता है आप शेयर होल्डर की परसेंटेज में कोई इफेक्ट आया हो। ये सब शेयर होल्डर नहीं चाहता हो कि भाई मेरा कंसोलिडेशन मैं नहीं करवाना चाहता, या फिर कोई भी ऐसा ना हो कि आप शेयर होल्डर के साथ कोई गलत कर रहे हो। तो आपको इस चीज़ के लिए, ये चीज़ करने के लिए पहले एनसीएलटी, ट्रिब्यूनल का मतलब यहाँ पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से है, आपको एनसीएलटी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्लियर है, समझ आ गई? जी सर। हाँ, आगे बढ़े।
यस। हाँ। थर्ड पॉइंट आता है कन्वर्जन इन द स्टॉक। कंपनी के पास शेयर थे, कंपनी के मान ले क्या शेयर थे, कंपनी के शेयर थे। कंपनी ने क्या किया, किसी शेयर होल्डर के, मान लो मैं बात करता हूँ किसी शेयर होल्डर की, कंपनी ने शेयर होल्डर के पास 10,000 शेयर थे। जब कंपनी क्या करती है, किसी एक पर्टिकुलर शेयर को अमाउंट में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। हम जैसे शेयर हैं, मान लो कंपनी के शेयर हैं, आप दो तरह से चीजें नोट करते हो। आपने अलग अलग कंपनी में, मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ, आपसे ही एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप शेयर होल्डर्स हो, आपने अलग अलग कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आप शेयर होल्डर हो, मान लो आपने अलग अलग कंपनी के अंदर, आपने रिलायंस के अंदर, आपने टाटा के अंदर, आपने महिंद्रा मारुति के अंदर क्या कर रखी है, शेयर वो इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 500 शेयर आपके पास रिलायंस के हैं, 100 शेयर आपके पास टाटा के हैं, 100 शेयर आपके पास मारुति के हैं। इस शेयर की वैल्यू मान लो 10 रुपये की है, इस शेयर की वैल्यू 50 रुपये की है, इस शेयर की वैल्यू आपकी मान लो 20 रुपये की है। टोटल वैल्यू इसकी आ गई 5000 प्लस 5, इसकी आ गई, इसकी आपकी आ गई 5000, इसकी भी 5000 आ गई, और ये आपकी आ गई 2000। तो ये टोटल आपका आ गया 12000। भाई अगर आप जब ये कहते हो कि मेरे पास रिलायंस के शेयर है, तो जब शेयर की बात आती है तो नंबर को बताते हो, नंबर ऑफ शेयर। आपको अगर ये बात करो कि आपके पास टोटल कितने शेयर हैं, अगर आप टोटल करके बता रहे हो कि मेरे पास, भाई मैंने जो शेयर ले रखे हैं, मेरे पास टोटल आज के टाइम में सारी कंपनी के मिला के टोटल जो है मेरे पास मान लो 700 शेयर है। लेकिन जब आप पूरे शेयर्स को कन्वर्ट कर देते हो टोटल अमाउंट में, आप ये कहते हो कि मेरे पास 12,000 रुपए का स्टॉक है। जब आप शेयर्स को कन्वर्ट कर देते हो स्टॉक में, शेयर्स हमेशा नंबर में होते हैं, स्टॉक हमेशा अमाउंट में होता है। जब आप कन्वर्जन करते हो शेयर का, किस में कन्वर्ट करते हो, स्टॉक के अंदर, तो वहां पे आप अमाउंट बताते हो, वहां पे फिर आप शेयर नहीं बताते, वहां पे बताते हो अमाउंट। अगर आप कहते हो कि भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मैंने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जब आप ये कहते हो ना कि मेरे पास 2 लाख रुपए का स्टॉक है, वहां पे आप शेयर नहीं बताते, क्योंकि वहां पे आपने स्टॉक बता रखा है कि मेरा वो स्टॉक है। और जब उसको आप रिकन्वर्ट, मतलब उसमें शेयर में बताना हो, तो फिर आपको बाइफरकेट करके बताना पड़ेगा। 500 शेयर मेरे रिलायंस में है, 100 शेयर मेरे टाटा में है, और भाई 100 शेयर मेरे मारुति में है। रिलायंस के वैल्यू की पर शेयर वैल्यू 10 रुपये की है, टाटा की 50 है, ये ऐसे बताना पड़ेगा। लेकिन इसको इजी करने के लिए जब पूरे टोटल शेयर्स को अमाउंट में, पूरा उसका अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको स्टॉक बोला जाता है कि मेरे पास इतने रुपए का स्टॉक है। क्लियर है? क्योंकि कई बार आपको बताना मुश्किल हो जाता है। मान लो आपकी 50 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, अब ये थोड़ी बताओगे मेरे लोगों को, मेरे शेयर, आपसे कोई पूछे कि तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहते कि हाँ, कितने की इन्वेस्ट, लोग आपसे पैसे पूछते हैं ना कि कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। और जब रुपए आप बताते हो ना, वो आपका स्टॉक है। लेकिन आप जब ये बताना शुरू कर दो, शायद आप कंफ्यूजन हो जाओ कि मेरे को 100 रुपए की शेयर इसमें ले रखे हैं, इतने के शेयर इतने ले रखे हैं, इतने के शेयर, वो थोड़ा अलग लगता है। तो अगर आप जब भी किसी को बताते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट है, कम इन शेयर्स में मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिर आप अमाउंट बताते हो, तो वो स्टॉक होता है। क्लियर है? समझ आ गई मेरे बात? और जब कंपनी शेयर को कन्वर्ट करती है स्टॉक के अंदर, कि जब कंपनी अपने शेयर को एक स्टॉक बनाती है, सब कंपनी कहती है कि भाई मैं अपना स्टॉक इशू कर रही हूँ 1 लाख का, 1 लाख का स्टॉक इशू कर रही हूँ। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है कि आपको ये नहीं है कि इसमें से एक शेयर परचेज करना, आपको पूरा स्टॉक परचेज करना पड़ेगा। जब कंपनी स्टॉक लेके आती है, तो स्टॉक में आपको पूरा स्टॉक परचेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक शेयर, इसमें से सिर्फ एक शेयर परचेज करना पड़ेगा, नहीं, आपको पूरा स्टॉक परचेज करना पड़ेगा 1 लाख का। इसमें हो सकता है 10,000 शेयर हो, 10,000 शेयर हो जिसकी पर शेयर वैल्यू 10 रुपए की हो, लेकिन इसको कलेक्टिवली जब बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्टॉक। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात?
Yes, कोई sir. डाउट हो तो मुझे बताओ। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. नहीं doubt. ओके, आगे बढ़ो। क्लियर है सर यहाँ तक। हाँ, सब डिवीजन का मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी अपने शेयर्स को क्या कर देती है, सब डिवाइड कर देती है स्मॉलर स्मॉलर अमाउंट में। इंक्लूड सब डिवाइडेड एग्जिस्टिंग शेयर और एनी ऑफ देम इनटू द स्मॉलर अमाउंट देन फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम। So however then in the subdivision the proportionate between the amount paid and amount if any unpaid on each reduced shall be the same as it was in case of the share from which the reduced share is triggered। मान लो कंपनी के शेयर थे 5,000 जिसकी पर शेयर वैल्यू थी कितनी, 100 रुपये। लेकिन ये कहते कंपनी ने क्या किया, इस शेयर को सब डिवाइड कर दिया, सब डिवाइड। अब ये 50 रुपए के शेयर को कंपनी ने तोड़ के 3 कैटेगरी में बांट दिया। मान लो एक शेयर कर दिया कितने का, 40 रुपए का, एक शेयर कर दिया 20 रुपए का, एक शेयर कर दिया दूसरा 40 रुपए का। इसको सब डिवाइड कर दिया अलग अलग अमाउंट में। तो अलग अलग अमाउंट में शेयर्स को क्या कर दिया, सब डिवाइड कर दिया। जब एक डिनोमिनेशन को अलग अलग अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उस हिसाब से जब सब डिवीजन करना होता है वो भी आपका क्या होता है, अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल होता है। और लास्ट में कंपनी क्या करती है, कई बार कंपनी को ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती, कंपनी क्या करती है जो उसके शेयर्स होते हैं कि भाई इट इंक्लूड कैंसल शेयर एट द डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन इन दिस बिहाफ, जो कि वो शेयर जो किसी ने नहीं लिए। मान लो कंपनी ने 5,000 के शेयर इशू किए थे जिसमें से कुछ ऐसे शेयर थे जो लिए नहीं किसी ने, तो कंपनी क्या कर देती है, उनको डिमिनिश कर देती है, घटा देती है, कैंसिल कर देती है। तो ये कैंसिलेशन ऑफ शेयर कैपिटल भी क्या कहलाता है, इसे भी आप रिडक्शन बोलते हो। तो अल्टरेशन करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन, आपका कन्वर्जन, सब डिवीजन एंड कैंसिलेशन। क्लियर है? कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। Yes, sir. Clear. एनी डाउट मुझे बताओ। अब बात आती है, हाँ, अब बात आती है आपको सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 के अंदर क्या करना पड़ेगा। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 के अंदर फॉर्म फाइल करना पड़ता है SS7 टू द ROC, SS7 टू द ROC। भाई कभी भी कंपनी की शेयर कैपिटल में कोई भी अल्टरेशन हो रही है, कंपनी इज शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल में मान लो कोई भी चेंज आ रहा है किसी भी तरह से, तो कंपनी को उस चेंज के रिगार्डिंग नोटिस देना पड़ता है। किसको, कंपनी ने अल्टरेशन करी, कंपनी ने कोई रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर किया, तो कंपनी को नोटिस देना पड़ता है ROC में। जब भी कंपनी ने अपना कोई भी शेयर कैपिटल में अल्टरेशन करी, कंपनी ने शेयर कैपिटल को इंक्रीज किया, कंपनी ने रिडम्पशन किया प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, तो जब भी शेयर कैपिटल में चेंज होगा कंपनी को नोटिस इशू करना, नोटिस सेंड करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा फॉर्म SH7 के अंदर। तो कंपनी फॉर्म SS7 क्या है, फाइल करेगी। किसको फाइल करेगी, ROC को। किसको फाइल करेगी, ROC को। समझ आ गई? 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर ROC को नोटिस फाइल करेगी रिगार्डिंग द अल्टरेशन। समझ आ गई? जी सर, क्लियर है। आगे बढ़े। अब बात आती है पेनल्टी की। भाई अगर कोई भी कंपनी मान लो अल्टरेशन करी किसी कंपनी ने, लेकिन उसने फॉर्म फाइल नहीं किया ROC के अंदर, एज पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 2, भाई कोई भी कंपनी कॉन्ट्रावेंट करती है, कॉन्ट्रावेंशन इन दिस केस विल मेक दिस सच कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज। इस केस में क्या होगा, पेनल्टी लगेगी ₹500, 500 रुपये की पेनल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से। पर डे की जब तक आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा, मान लो
आपको 30 दिन बाद फॉर्म SS7 फाइल करना था, आपने नहीं किया, तो 30 दिन के बाद जितना भी डिले होता रहेगा, चाहे वो 2 दिन का डिले हो, चाहे वो 4 दिन का डिले हो, अगर 5 दिन का डिले है तो 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 2500 रुपये की पेनल्टी लगेगी। 10 दिन का डिले है 5000 की पेनल्टी लगेगी। 20 दिन का डिले है 10,000 की पेनल्टी लगेगी। वो बढ़ती जाएगी पेनल्टी आपकी, और मैक्सिमम कितने तक की लग सकती है? 5 लाख रुपए तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और जो कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट कौन होता है? कंपनी सेक्रेटरी, बेसिकली कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, तो इनके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। समझ आ गई? कोई डाउट? तो ये होता है हमारा अल्टरेशन से रिलेटेड। अल्टरेशन में किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर, नहीं है डाउट। बायबैक को एक बार ऊपर से मैं रिवाइज करा देता हूँ, पूरा हमने ऑलरेडी किया है, बट मैं एक बार ऊपर से पूरा रिवाइज करा देता हूँ आपको, सो दैट कि आपको दोबारा से पता चल जाए। अल्टरेशन में किसी का कोई डाउट? एनी डाउट इन द अल्टरेशन? गौरी, मंशा, सौरभ, आगे बढ़े? नो सर, क्लियर। ओके ओके जी सर, क्लियर है। ओके। अब हमारे पास आता है बायबैक। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारी अकाउंटिंग की क्लास में, बट एक बार कंपनी लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं इसको, कि बायबैक का मतलब होता है कि भाई जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है उनसे शेयर क्या करती है कंपनी? वापस रीपरचेज कर लेती है। बायबैक से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 68 और 70 है। रूल 17 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 है। लिस्टेड कंपनी की अगर मैं बात करूं, इफ द कंपनी इज लिस्टेड, इफ योर कंपनी इज लिस्टेड, यू हैव टू फॉलो द सेबी रेगुलेशंस। ओके, समझ गए मेरी बात? आपको सेबी रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ेगा। बायबैक से रिलेटेड जो सेबी के प्रोविजंस है। अच्छा, मैंने सोर्स ऑफ बायबैक भी आपको बताया था कि कंपनी कहाँ से कर सकती है। कल हमने प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी की भी बात की थी, अकाउंट भी डिसाइड किया, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, या फिर प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और एनी अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। कंडीशन क्या होंगी? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथोराइजेशन होना बायबैक के लिए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जरूरी है। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर देयर इज नो authorization in the article of association of the company, then what company will have to do? Company shall pass the special resolution in the general meeting. कंपनी को जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्टरेशन करनी पड़ेगी और उसमें अथोराइजेशन डालनी पड़ेगी, और उसके बाद ही कंपनी क्या कर सकती है? आगे बायबैक के लिए जा सकती है। क्लियर? एनी डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर, नहीं है डाउट। आगे बढ़े? नो सर। हाँ, अप्रूवल की बात करता है, ये भी हमने बात की थी अप्रूवल की। अच्छा, मैक्सिमम क्वांटम विद बोर्ड अप्रूवल। आप अगर हमने बात की थी कि कोई भी कंपनी 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल या फ्री रिजर्व से ज़्यादा वो कर रही है, बायबैक कर रही है, तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। 10% तक आप क्या कर सकते हो? बोर्ड अप्रूवल, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके भी क्या कर सकते हो? बायबैक कर सकते हो। कि अगर आप 10% से कम जो आपका जो बायबैक है 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व तक कर रहे हो तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन तक कर सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एट एनी टाइम ऑफ द कंपनी आप 25% तक कर सकते हो, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मोर देन 10% of paid up share capital and free reserve प्लस, और क्या, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कर सकते हो 25%। 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का 25% तक ही आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम। अगर आपका जो बायबैक है 10% से ज़्यादा है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25% तक आप शेयर होल्डर के अप्रूवल से क्या कर सकते हो? बायबैक कर सकते हो। यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ तक किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। अच्छा, मैंने एक चीज़ और, ये भी क्वांटम की बात कर रहा है। बायबैक इज 25%, मैक्सिमम बायबैक है 25% है पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व का। अच्छा, ये बताओ कि जब एक कंपनी बायबैक कर लेगी तो उसकी बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो कितनी होनी चाहिए?
मुझे बताओगे? मैंने आपको बताया था डेट इक्विटी रेशो कितनी होनी चाहिए? 2:1। आपकी डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1 होनी चाहिए, ये मैंने बताया था। आपके शेयर जो है फुली पेड अप होने चाहिए, आपके जो शेयर हैं दैट विल बी फुली पेड अप। फुली पेड अप शेयर्स का क्या होगा? बायबैक होगा। दो बायबैक के बीच में कितना पीरियड का टाइम होना चाहिए? द टाइम पीरियड बिटवीन टू बायबैक शुड बी 1 ईयर। द टाइम पीरियड बिटवीन टू बायबैक शुड बी 1 ईयर। कंप्लीशन ऑफ बायबैक, आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, तो वो जो भी आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है वो स्पेशल रेजोल्यूशन आपका कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? 12 मंथ तक, 1 साल तक आपका वैलिड रहेगा। 1 साल तक के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा? जिस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपने रेजोल्यूशन पास किया है बायबैक का, उस सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आपको 12 महीने के अंदर अंदर बायबैक कर लेना है। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. आगे जी बढ़ सर, सकते हैं? clear. जी सर। अब आगे बात करते हैं मेथड ऑफ बायबैक। अब आता है मेथड ऑफ बायबैक, किस तरह से कंपनी बायबैक कर सकती है। बायबैक कंपनियां तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकती है। कंपनी के खुद के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, कंपनी ने उनसे क्या किया? प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर वापस ले लिए, शेयर परचेज कर लिया उनसे वापस। या कंपनी ओपन मार्केट में भी जा सकती है, कंपनी पब्लिक में भी जा सकती है, कह सकती है कि हम अपने शेयर जो है वापस खरीद रहे हैं, इस प्राइस पे हम अपने शेयर वापस खरीद रहे हैं, और जिससे भी सिक्योरिटी अपनी कंपनी को वापस बेचनी है वो बेच सकता है। या फिर क्या कर सकती है कंपनी? अपने एम्प्लॉय से भी क्या कर सकती है? शेयर वापस खरीद सकती है। तो बायबैक ओपन मार्केट में भी हो सकता है, एम्प्लॉय से भी कंपनी परचेज कर सकती है अपने शेयर, या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो भी कंपनी के हैं अदर देन पब्लिक, तो उससे भी कर सकती है। और कंपनी जब क्या करेगी? बायबैक करके कंपनी के पास कंपनी पैसे दे देगी अपने, और जब शेयर कंपनी के पास वापस आ जाएंगे तो कंपनी को 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे जैसे बायबैक खत्म हो जाएगा, बायबैक के कंप्लीशन के 7 डेज के अंदर अंदर उनको क्या करना है? फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देना है। फिजिकली क्या करना है? डिस्ट्रॉय कर देना। एनी डाउट? क्लियर है? यहां तक किसी का डाउट हो तो बताओ। ये सारा पड़ा हुआ है एक तरह से। सर फिजिकली डिस्ट्रॉय मतलब फिजिकली डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? ये इट इज रिगार्डिंग द शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट क्या होते हैं कि भाई कंपनी के जिनको भी फिजिकली क्या होता है कि वैसे तो कैंसिलेशन भी होता है इसके अंदर, एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है कि मान लो किसी शेयर होल्डर ने फिजिकल शेयर ले रखे हैं, तो जिसको भी फिजिकल शेयर दिए जाते हैं तो उनको शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है पेपर की जी फॉर्म सर। में। तो वो डॉक्यूमेंट जब कंपनी के पास वापस आएंगे तो कंपनी उन डॉक्यूमेंट को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी, या तो जला देगी या श्रेड कर देगी, उनको एक तरह से खत्म कर देगी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा पर्सन उनको मिसयूज कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। हाँ। नाउ इज प्रोहिबिशन ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर। ये कहना चाह रहा है कि भाई कंपनी ने जिस क्लास के शेयर का बायबैक किया था, कंपनी ने जिस क्लास के शेयर का बायबैक किया था, कंपनी उस क्लास के शेयर को फर्दर आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या नहीं कर सकती? दोबारा से इशू नहीं कर सकती। सिर्फ अगर कंपनी बोनस इशू लेके आ रही है, या फिर कन्वर्जन हो रहा है किसी वारंट का, या स्वेट इक्विटी शेयर कंपनी लेके आ रही है, इसॉप्स लेके आ रही है, प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन हो रहा है, डिवेंचर का कन्वर्जन हो रहा है, ये हो सकता है। अदर देन इनसे कंपनी अगर कोई फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटी सेम काइंड की लेके आ रही है वो नहीं कर सकती। ये कहना चाह रहा है नो फ्रेश इशू ऑफ शेयर, नो फ्रेश इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन कंपनी बोनस इशू लेके आ रही है, कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम लेके आ रही है, कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स लेके आ रही है, या प्रेफरेंस शेयर का कन्वर्जन हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर, या डिवेंचर का कन्वर्जन हो रहा है, कंपनी वो चीजें तो कर सकती है, लेकिन फ्रेश इशू नहीं लेके आ सकती 6 महीने तक, जब तक कि आपका बायबैक हो गया। उन वैसे तो दूसरे वाले तो लेके आ सकती है, उस क्लास के शेयर का नहीं लेके आ सकती। क्लियर है?
जी सर, हाँ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास पीरियड ऑफ ऑफर फॉर बायबैक। जो मिनिमम पीरियड होता है, मिनिमम पीरियड जो ऑफर होता है बायबैक का, वो मिनिमम ऑफर पीरियड जो होता है वो 15 दिन का होता है, 15 डेज, एंड मैक्सिमम जो होता है दैट विल बी 30 days. 30 days. When the letter of offer has been dispatched to the shareholders, the member of the company, from that date there will be a minimum offer period of 15 days and the maximum offer period of 13 days. जहाँ पर क्या होता है, ऑफर जो है ओपन रहता है, आप उस पीरियड के बीच में ऑफर को अवेल कर सकते हो, आप उनकी सिक्योरिटी को क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो, उनका बायबैक करवा सकते हो। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। आगे बढ़े? जी सर। अब आता है रजिस्टर ऑफ बायबैक। When a company is doing the buyback, company have to maintain the register of the buyback, and the form for the register of the buyback is the SH10. You have to maintain the full detail about the buyback, the number of shares, the name of the shareholders, the date of extinguishment of share, the date of cancellation of share. Everything you have to mention in your form SH10. SH10 is the register of buyback. SH10 is the register of buyback. क्लियर है कि कंपनी जब बायबैक कर रही है, कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिसमें पूरी डिटेल जाएगी बायबैक की, कि कितना कंसिडरेशन कंपनी ने पे किया, कितनी सिक्योरिटी का बायबैक हुआ, सिक्योरिटी को कैंसिल किस डेट पे किया, किस डेट पे कंपनी ने सिक्योरिटी को एक्सटिंग्विश किया, फिजिकल डिस्ट्रॉय किया। और जो ये रजिस्टर है, दिस इज रजिस्टर, रजिस्टर SH10, इसको कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करेगी और कंपनी सेक्रेटरी की कस्टडी के अंदर ये रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, या कोई अदर पर्सन को भी ऑथोराइज किया जा सकता है कि भाई वो क्या करे, मेंटेन करने में अपनी कस्टडी के अंदर ये रजिस्टर रखे, और जो भी एंट्री उस रजिस्टर के अंदर होगी उसको ऑथेंटिकेटेड किया जाएगा बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर। जी सर, क्लियर है। हाँ, अब हमारे पास आता है डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर। जो लेटर ऑफ ऑफर बायबैक से रिगार्डिंग शेयर होल्डर्स को भेजे जाएंगे वो 21 दिन, द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डिस्पैच टू शेयर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग द सेम विद द ROC, बट नॉट लेटर देन 21st डे फ्रॉम द डेट ऑफ ROC। कंपनी ने क्या किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, वो फॉर्म जब ROC में फाइल हो जाएगा, जैसे ही ROC में फाइल हुआ तो साथ के साथ आपको शेयर होल्डर को भी ऑफर पीरियड क्या कर देना है, लेटर ऑफ ऑफर डिस्पैच कर देना, और कम से कम कितने दिनों के अंदर आपको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने दिनों के अंदर आपको भेजना है ये, सॉरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 21 दिनों के अंदर आपको ये शेयर होल्डर्स को सेंड करना है। क्लियर है? समझ आ गई यहाँ तक? कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताइए। अब कौन कौन से फॉर्म हैं जो ROC में फाइल होंगे? कंपनी जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है, उस स्पेशल रेजोल्यूशन के रिगार्डिंग फॉर्म MGT 14 जो है 30 डेज के अंदर अंदर, रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी को ROC में फॉर्म MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। साथ ही साथ SH8 भी लेटर ऑफ ऑफर होता है, फॉर्म SH8 होता है लेटर ऑफ ऑफर। साथ ही साथ कंपनी को क्या करना पड़ेगा, द कंपनी विच हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बिफोर द बायबैक ऑफ शेयर, ROC को क्या करेगी, बायबैक ऑफ शेयर होने से पहले ROC में लेटर ऑफ ऑफर भी फॉर्म SH8 के अंदर अलोंग विद द फीस फाइल करेगी। सच लेटर ऑफ ऑफर शैल बी डेट एंड साइन
ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जिसको कम से कम 2 डायरेक्टर इसको साइन करेंगे। लेटर ऑफ ऑफर को 2 डायरेक्टर कम से कम साइन करेंगे। उनमें से एक डायरेक्टर जो होना चाहिए कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। समझ आ गए? क्लियर है? स्पेशल रेजोल्यूशन कौन से फॉर्म में फाइल होता है? एमजीटी 14 के अंदर। लेटर ऑफ ऑफर कौन से फॉर्म में फाइल होता है? एसएच 8 के अंदर। एक और फॉर्म फाइल होगा जो आरओसी में फाइल होगा, डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी किस रिगार्डिंग होता है कि भाई जिसमें कंपनी ये कहेगी कि हमारे पास बायबैक ऑफ शेयर करने के लिए फंड्स हैं, हमारे पास प्रॉपर कैश है, जिसका भी पैसा हमें पे करना है हम कर सकते हैं। तो ये डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी कंपनी को आरओसी में देनी पड़ेगी। द कंपनी शैल फाइल विद द रजिस्ट्रार along with the letter of offer, and in case of listed company with the registrar and security exchange board, declaration of solvency in form number SH9 along with the fees and signed by at least 2 director of the company। और ये जो डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी है ये कम से कम 2 डायरेक्टर के द्वारा साइन की जाएगी, जिसमें से एक डायरेक्टर कौन होना चाहिए? मैनेजिंग डायरेक्टर आपका होना चाहिए। क्लियर है? समझ आ गई? कोई डाउट हो यहाँ से? इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्टर ये बताएंगे कि दे हैड मेड द फुल इंक्वायरी दैट कंपनी क्या है, कंपनी के पास एनफ पैसा है कि कंपनी आने वाले 1 साल के अंदर अंदर अपनी सारी लायबिलिटी जो भी है उनको पूरा करने के लिए कंपनी के पास पूरे फंड है। क्लियर है? उसके बाद रिटर्न ऑफ बायबैक। जब एक बार पूरा बायबैक कंप्लीट हो जाएगा, बायबैक कंप्लीट होने के बाद कंपनी फॉर्म फाइल करेगी SH11 फाइल करेगी, और साथ में सर्टिफिकेट भी फाइल होगा एक SH15। तो ये फॉर्म है जो आपको याद रखने हैं कि भाई बायबैक करते टाइम कौन कौन से फॉर्म फाइल होते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए एमजीटी 14, लेटर ऑफ ऑफर के लिए SH8, डेक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के लिए SH9, रिटर्न के लिए रिटर्न ऑफ बायबैक के लिए SH11, और सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए क्या? SH15। अच्छा, सर्टिफिकेट में क्या होगा? सर्टिफिकेट में डायरेक्टर्स क्या है ये बता के चलेंगे, ये सर्टिफाई करके चलेंगे कि कंपनी ने जो भी प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग द बायबैक वो अच्छे से क्या किए हैं? कंप्लाई किए हैं। कंपनी ने वो सारे प्रोविजंस अच्छे से कंप्लाई किए। कोई डाउट हो तो मुझे बताओ यहाँ तक। No, sir. हाँ, नेक्स्ट, completion of verification of offer. The company shall complete the verification of offer received within 15 days from the closure of the offer। भाई जैसे ही ऑफर आए कंपनी के पास, जैसे ही ऑफर आएंगे तो कंपनी क्या करेगी? उन ऑफर को when the company receive the offer, कंपनी के पास क्या होगा? ऑफर आए तो कंपनी उन ऑफर्स को वेरीफाई करेगी 15 डेज के अंदर 15 डेज के अंदर उनको वेरीफाई करेगी कि द कंपनी शैल कंप्लीट द वेरिफिकेशन विद इन 15 डे फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ऑफर, एंड द शेयर अदर सिक्योरिटी लोज का मतलब होता है फाइल्ड, शैल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड अनलेस कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन इज मेड विद इन 21st डे फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द ऑफर। कि भाई जैसे बायबैक का ऑफर आया, जैसे ही बायबैक का मैक्सिमम पीरियड जो होता है ऑफर का 30 दिन के बाद ऑफर बंद हो जाता है। तो यहाँ से जैसे ही ऑफर क्लोज हुआ अगले 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी जो है जितने भी बायबैक के ऑफर रिसीव हुए होंगे उनको वेरीफाई करेगी, और जितनी भी ऑफर, जितनी भी सिक्योरिटी फाइल की होगी शेयर होल्डर की, जब तक कि कंपनी कोई रिजेक्शन ना दे दे हम मान लेंगे कि कंपनी ने उनको एक्सेप्ट किया है। और रिजेक्शन कितने दिनों के अंदर अंदर कंपनी देगी? ऑफर क्लोज होने के 21 दिनों के अंदर अंदर, 21st डे के अंदर अंदर रिजेक्शन करके यहाँ पर चलेगी। क्लियर है? एनी डाउट? No, sir. यहां तक कोई किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। No, sir. नहीं doubt. अच्छा, सौरभ? क्लियर है सर यहाँ तक? हाँ। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, द कंपनी शैल इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर। जैसे ही आपका ऑफर जो है वो क्लोज हो जाएगा, जैसे ही कंपनी का जो ऑफर था वो क्या होगा? क्लोज हो जाएगा।
साथ ही साथ कंपनी क्या करेगी, एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगी और उसमें डिपॉजिट करेगी a sum as would make up the entire sum due and payable as consideration for share tendered for buyback। मतलब जितने का बायबैक कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट अमाउंट कंपनी क्या कर देगी, क्लोजर ओपन ऑफर के क्लोज होने के साथ एक बैंक अकाउंट ओपन करेगी और जितने रुपए का बायबैक है, जितना कंपनी को पे करना है, उसको इक्विवेलेंट अमाउंट क्या कर देगी, उसमें ट्रांसफर कर देगी। द कंपनी शैल विद इन 7 days of the time specified in sub rule 7 make payment of consideration in cash to those shareholder or security holder whose security has been accepted। और जिन शेयर होल्डर की सिक्योरिटी एक्सेप्ट हो चुकी है उसके 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी उनको पैसा दे देगी, या फिर जिनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया कंपनी ने, जिनकी सिक्योरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया कंपनी ने, उनको क्या कर देगी, शेयर सर्टिफिकेट वापस कर देगी उनके। क्लियर है, समझ आ गई? Yes, sir. यहां तक किसी का डाउट है तो मुझे बता सकता है, अदरवाइज हम आगे बढ़े। एनी डाउट? ये सारा प्रोसेस विद इन 7 days होगा? इट इज नॉट विद इन, ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो क्या है, जो आप जैसे ही क्लोज होगा ना आपका ऑफर, आपका ऑफर क्लोज हुआ, देखो ऑफर क्लोज होने के मैं आपको पूरा एक टाइम पीरियड बताता हूँ, बड़े ध्यान से टाइम पीरियड नोट करना। सबसे पहले क्या होगा, कंपनी पास द रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे ही पास हुआ, यहां से आपका ऑफर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यहां से आपका ऑफर जो हो जाता है, ओपन हो जाता है। ये ऑफर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 डेज तक ओपन रहता है। 30 डेज के बाद ये ऑफर जो है क्लोज हो जाएगा, ऑफर जो है क्लोज हो जाएगा। ऑफर ओपन किस लिए रहता है कि भाई आपको इसमें बोला जाता है कि आपके पास 30 डेज का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, जिसको भी अपने शेयर बेचने हैं इस टाइम पीरियड के अंदर अपने शेयर कंपनी को बेच सकते हैं। इस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी एप्लीकेशन कंपनी के पास आएंगे, जितने भी सिक्योरिटीज लोग अपनी बेचने के लिए कंपनी के पास आएंगे, इन सबको वेरीफाई करने के लिए जो टाइम पीरियड कंपनी देती है वो 15 दिन कंपनी लेगी। टाइम पीरियड के अंदर 15 दिन इसको वेरिफिकेशन में देगी, वेरिफिकेशन में। और ऐसे ही ऑफर क्लोज होने के 21 दिन के अंदर अंदर अगर किसी की वेरिफिकेशन में कोई गड़बड़ी मिली तो उसका रिजेक्शन दे देगी, उसका क्या कर देगी, रिजेक्शन दे देगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जी सर। हाँ, कोई डाउट? Yes, sir, clear है। हाँ, Yes, sir. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद 21st डे जहां तक ये मैक्सिमम टाइम है, यहां के बाद कंपनी क्या करेगी, इसके साथ ही यहीं पे जब ऑफर क्लोज होगा इसके साथ के साथ कंपनी क्या करेगी, बैंक अकाउंट भी ओपन करेगी, एक सेपरेट बैंक अकाउंट। ये लिखा हुआ है ना क्लोजर ऑफ ऑफर, कंपनी क्या करेगी, साथ के साथ सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेगी और सारे का सारा पैसा इसमें डिपॉजिट कर देगी इस बैंक अकाउंट में। और जब ये चीज़ें सारी हो जाएंगी 21 दिन बाद, उससे नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर, अब यहाँ से ये जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो या तो कंपनी दो चीज़ें करेगी, जिसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है तो मान लो 15 दिन के बाद किसी का कोई जवाब नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि भाई एक्सेप्ट हो गया, और जिसका एक्सेप्ट हो गया तो अगले 7 दिन के अंदर यहाँ से उसको पेमेंट हो जाएगी, और जिसको एक्सेप्टेंस नहीं हुई उससे अगले 7 दिन के अंदर उसको सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। क्लियर है, समझ आ गई? कोई डाउट? Yes, sir. तो ये पूरा एक तरह से प्रोसीजर होता है आपके सामने कि भाई ये टाइम लिमिट होती है पूरी, कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कितने दिन के अंदर अंदर कैसे। अच्छा, ऑफर कितने दिन तक ओपन रहेगा? अच्छा, मिनिमम टू मिनिमम टाइम तक ऑफर कितने दिन के लिए ओपन हो सकता है, मिनिमम टाइम? Sir, 30 days. मिनिमम
कम से कम minimum 15 days. 15 और maximum 30. एंड मैक्सिमम 30। क्लियर है? उसके बाद कंपनी Yes को sir. कितने दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है? Sir, within 15 days. विद इन 15 डेज। और अगर 15 डेज तक कोई कंपनी ने कोई रिजेक्शन नहीं दी तो हम क्या मान लेंगे? कि सर वो एक्सेप्ट कर लिया गया है. एक्सेप्ट हो गया है ना? एंड देन जी सर. अगर कंपनी को रिजेक्शन देनी है तो कम से कम कितने दिन के अंदर देगी कंपनी? 21 days. 21 21 days. है ना? और जब ये सारा हो जाएगा तो कितने दिन के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी? पेमेंट करेगी। कितने दिन के अंदर कंपनी सर पेमेंट 7 days के अंदर. यस 7 डेज। Within 7 days, sir. क्लियर है? समझ आ जी गई? सर. ठीक है। हाँ जी सर. ओके। आगे बढ़े। जी सर. ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ा रखी है, कुछ नहीं है, सेम टू सेम है जो हमने उसमें पढ़ा था। ये इसको पढ़ना, ये सेम टू सेम है, दिस इज सेम टू सेम। ओके सर. ये सारा सेम टू सेम है, ये पूरा सेम टू सेम है, इसमें कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है, ये पूरा सेम टू सेम है। स्वेट इक्विटी शेयर आपने कर लिया था, स्वेट इक्विटी शेयर इज सेम Yes, टू sir. सेम, सेम टू सेम। गौरी, यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes, sir. हाँ, we have already discussed about the sweat equity share, right? Yes, sir. Yes, this is totally same. The sweat equity shares is totally same. We have no Yes, need sir. to further discuss about this. बिल्कुल सेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो प्रोसीजर है ये है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया एक और पार्ट शुरू करेंगे जो हमारा है नेक्स्ट पार्ट। इसको हम नेक्स्ट क्लास में, ये भी इसी का पार्ट है, सेम है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पार्ट भी वही है, बट इसमें हम एक अलग पार्ट शुरू करेंगे, एक अलग चीज़ डिस्कस करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? यस सर. ठीक है. हाँ, इसमें एक अलग चीज़ जी डिस्कस सर. करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, कल की क्लास में हम इसको अलग फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? जी सर. हाँ, Yes, sir. यस। तो ये वाला पार्ट सर कल भी कंपनी लॉ की क्लास है? जो भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, इसमें हमारा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक
हमारा ये टॉपिक है